हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल MB जीनियस हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का साइंस का सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या होता है यम्ल, क्या होता है क्षारक, उसको पूरा डिटेल से समझे थे और यम्ल और क्षारक में जो जो डिफरेंस होती है उसको भी हम लोग पूरा डिटेल से समझे थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो जहाँ तक हम लोग कल की क्लास में छोड़े थे ना, वहीं से आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन से पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप ही लोग बताइए कि जो अचार आप लोग बनाते हैं, चाहे वह मैंगो का अचार है, चाहे वह आंवला का अचार है, चाहे वह नींबू का अचार है, कोई भी अचार यदि बनाया जाता है तो उस अचार को या एल्युमिनियम के कोई भी पात्र में या एल्युमिनियम के या स्टील के या लोहा के कोई भी पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है। आप यदि जानते हैं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और यदि नहीं जानते हैं तो इस क्लास को कंटिन्यू तक देखिए, जहां तक हो पाती है सब आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों रखा जाता है। इसके अलावा आप ये भी देखे होंगे कि जो मटका होती है ना, मटका, ये मटका है और इस मटका में दही को क्या किया जाता है, जमाया जाता है। मटका में दही को जमाया जाता है भाई। बट ये आपने कभी सोचा कि इसी मटका में मिट्टी के बर्तन में ही दही को क्यों जमाया जाता है। यदि आप देखे होंगे अपने गांव घर मोहल्ले में तो आप देखे होंगे कि मिट्टी के बर्तन में ही दही को जमाया जाता है। बट मिट्टी के बर्तन में दही को क्यों जमाया जाता है, उसको लोहे के बर्तन में, चाहे स्टील में, चाहे एल्युमिनियम में क्यों नहीं जमाया जाता है, क्या रीज़न है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे आज की क्लास में। और यदि आप लोग जानते हैं तो उसका पहले कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमको भी पता चल जाए कि आप लोग जानते हैं इसका आंसर, और नहीं जानते तो देखिए इस क्लास को। तो इसका आंसर ये है कि जब कोई यम्ल होती है ना, खट्टा पदार्थ, तो हम जानते हैं कि अचार क्या होता है, खट्टा पदार्थ होता है, और दही क्या होता है तो वो भी खट्टा होता है, नींबू क्या होता है वो भी खट्टा होता है, मैंगो जो अचार बनती है वो भी खट्टा होता है, आंवला भी खट्टा होता है, सारा का सारा खट्टा होता है। तो ये खट्टा पदार्थ जो होता है, हम लोग कल के क्लास में हम डिस्कस किए हैं कि जितने भी खट्टा पदार्थ होता है वो खट्टा पदार्थ एक तरह का यम्ल है, एक तरह का एसिड है ना। ये तो समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी कि वह यम्ल है कि क्षारक है, सो वो तो एक तरह का यम्ल ही है ना। तो जब यम्ल का कोई भी चीज़ बनाया जाता है ना, तो उस यम्ल को किसी धातु के साथ नहीं मिलाया जाता है। धातु के साथ इसलिए नहीं मिलाया जाता है क्योंकि धातु के साथ उसका पटता नहीं है, उसका बनता नहीं है, उन दोनों के बीच में घोर दुश्मनी है। अब वो दुश्मनी इसलिए है, अब देखते हैं कि दुश्मनी किस लिए है कि एक साथ दोनों कभी नहीं रह सकता भाई। तो जब कोई यम्ल को किसी धातु के साथ रख दिया जाता है, जब किसी यम्ल को कोई धातु के साथ रख दिया जाता है ना, तो ये अम्ल और धातु आपस में झगड़ने लगते हैं। ये अम्ल और धातु आपस में झगड़ने लगता है। अब बात रही कि झगड़ा करके तो कुछ बनेगा भाई, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, झगड़ा होगा तो कुछ बनेगा। तो ये दोनों जब झगड़ता है ना, यम्ल और धातु, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा से क्या बन जाता है, तो लवण बन जाता है। क्या बन जाता है, लवण। और जब ये लवण बन जाता है और एक गैस भी यह रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, एक गैस यहाँ रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस। अब बात रही कि ये दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लवण बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, तो इससे क्या दिक्कत हो सकता है, दिक्कत क्या हो सकता है। आपके पॉइंट बुक का ये पॉइंट है, जब कोई यम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। बट यही है कि जब कोई यम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन इतना समझिए कि जब वो लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, निकलता है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ना बहुत बदमाश होता है। बदमाश क्या होता है, ये निकलने से पहले
निकलने से पहले जिस बर्तन में यह रखा रहता है ना, उसको अपने साथ उसको बर्बाद करके ही जाता है, बर्बाद करके ही जाता है। वो कैसे भाई? तो जब हम किसी, मान ले कि कोई एल्युमिनियम के बर्तन में कोई आम के अचार को रख दिए, आम के अचार को रख दिए, यदि यकीन नहीं हो तो रख के देखिएगा, यकीन नहीं हो तो किसी एल्युमिनियम के बर्तन में, चाहे स्टील के बर्तन में, चाहे लोहा के बर्तन में, चाहे तांबा के बर्तन में, चाहे कांसा के बर्तन में, किसी में यदि आम के अचार को रख दिया जाए, चाहे नींबू के अचार को, चाहे आंवला के अचार को रख दिया जाए, तो रखने के बाद 1-2 दिन के बाद आप देखिएगा कि ये जो बर्तन है ना, इस बर्तन को ही यह अचार खराब कर देता है। बर्तन तो खराब होता ही है, ये अचार भी खुद अपने आप को खराब कर लेता है, खुद खराब हो जाता है। खुद इसलिए खराब हो जाता है कि ये दोनों, जब ये धातु ही एक तरह का, लोहा जो है एक तरह का धातु है, कांसा एक तरह का धातु है, पीतल एक तरह का धातु है, और ये धातु किसी अम्ल के साथ कभी भी अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, और ये इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद ये लवण बन जाती है, और जब लवण बनती है तो हाइड्रोजन गैस बन जाता है। यही रीजन है कि इस लवण की वजह से और इस हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने की वजह से ये पात्र खराब हो जाता है। यही वजह है कि इसको कभी भी धातु के बर्तन में अचार को नहीं रखा जाता है। यह दही जो जमाया जाता है, उस दही को भी कभी पीतल के या कांसा के या लोहा के बर्तन में कभी भी उसको जमाया नहीं जाता है। दही को हमेशा मिट्टी के मटका में जमाया जाता है। जो कृष्ण भगवान मिट्टी के मटका से खाते थे ना दही, वही दही की बात कर रहे हैं हम। उसी दही को किस में जमाया जाता है? तो मिट्टी के मटका में। देखे होंगे घर में, तो अब देखे होंगे कि मिट्टी के मटका को टांग दिया जाता है, अलग उसको टांग दिया जाता है, इसलिए ताकि कोई बिल्ली उसको खा नहीं सके, और उसको एक मिट्टी के बर्तन में टांग दिया जाता है। अब समझिए कि यदि उसको स्टील में पॉसिबल हो पाता तो स्टील का जो बाल्टी होता है, तो बाल्टी में उसे टांगना आसान पड़ जाता ना, उसे दिक्कत तो नहीं होता, आसान पड़ता उसको, लेकिन बाल्टी में नहीं रखा जाता है ना। लेकिन ये रीजन नहीं पता होता है गांव वाले लोगों को, गांव के घर वाले लोगों को ये रीजन नहीं पता है बहुत लोगों को, लेकिन ये आप लोगों को पता चले, ये सबसे बड़ी जरूरी है ना। तो इसीलिए आप लोगों के सब्जेक्ट में, आपके बुक में इस तरह के फैक्ट को दिया गया है। यही वजह है कि इसको हम लोग लाइफ से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप ये समझ गए कि जब किसी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। रिएक्शन करके देख लेते हैं भाई, धातु ले लेते हैं कोई, तो धातु क्या होता है? एक धातु सोडियम होता है। एकदम सबसे इतना जानिए, यदि कोई धातु आद नाम नहीं आ रहा है, कोई धातु का नाम आद नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक धातु को रट लीजिए, सोडियम। लेकिन आप लोग यदि 10th में चल गए हैं तो आप लोगों को कम से कम 15 धातु का नाम आद होना चाहिए। 10th में यदि गए हैं तो 15 धातु का नाम आद, 15 नहीं तो 13 जो एक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव हो उसका नाम आद होना चाहिए। अब धातु को हम लोग ले लेते हैं सोडियम, ये तो कॉमन धातु है, इसका हर कोई नाम जानते होंगे। और अम्ल को हम लोग ले लेते हैं HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक यम। अम्ल का भी नाम आप नहीं जानते होंगे तो एक तुक्का अपनाइएगा कि HCl अम्ल को आप रट लीजिए, किसी भी तरह रट लीजिए। कहीं भी यदि बोला जाए कि कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है या कुछ भी यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उस दौरान आप इस अम्ल का नाम याद रहेगा ना, तो ये रिएक्शन आप लोगों के लिए इजी पड़ जाएगा। और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसलिए इसको रट लीजिए। ये बात ये है कि क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो इतना छोड़ देगा आप लोगों के लिए, इतना छोड़ देगा और पूरा करने के लिए ये बोल देगा कि रिएक्शन को पूरा करें। तो आप लोगों को रिएक्शन पूरा करना है कि वह लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब बात रही कि ये हम लोगों को रटना पड़ जाएगा। सर, रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह यहाँ केमिकल रिएक्शन है ना, जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन यदि आपके माइंड में सेट हो गया, फर्स्ट चैप्टर यदि आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये रटने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही अपने आप बैठा लीजिएगा, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा कैसे बैठ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सोडियम और यहाँ HCl है। हम लोग विस्थापन रिएक्शन पढ़ चुके हैं,
फर्स्ट 1 क्लास में विस्थापन रिएक्शन पढ़े। और विस्थापन रिएक्शन में क्या करता है, एक एलिमेंट, एक तत्व जो है दूसरे तत्व को उसके जगह से विस्थापित कर देता है। ये तो हम लोगों को पता है, ये तो भूलना तो नहीं चाहिए। तो यहाँ से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करेगा और ये Na जो है सोडियम Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, NaCl, NaCl प्लस में हाइड्रोजन गैस बन जाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अब इसी NaCl को हम लोग लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और यही NaCl जो है जिसको हम लोग नमक भी कहते हैं, और इसी नमक को हम लोग खाते हैं। सब्जियों में जो डाला जाता है ना नमक, इसी नमक को हम लोग खाते हैं। यही नमक का फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। रासायनिक फार्मूला इसका सोडियम क्लोराइड और NaCl। अब हाइड्रोजन गैस निकल गया, बट यहाँ पर देखिए कि बैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से कर देते हैं, यहाँ भी 2 से कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया। तो ये तुम्हारा आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया कि जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो वह लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है भाई। ये तो लवण के हम देख लिए कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, लेकिन क्षार के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो वह कौन सा गैस रिलीज करेगा या क्या बनेगा, वो हमको देखना पड़ेगा ना। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई धातु किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। कोई धातु किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब, क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। ये धातु है, ये क्षारक है। हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं कि कोई क्षारक हम लोग लिख लेते हैं। क्षारक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और जब किसी धातु से इसको हम लोग रिएक्शन करा लेते हैं, कोई भी हम आउटी चीज नहीं, किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा भाई। हम लोग कोई धातु लिख लेते हैं, धातु जैसे कि हम लोग जिंक लिख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज हम लोग नहीं ले रहे, जो आपके बुक में दिया है वही ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाए। धातु ले रहे हैं हम लोग क्या, जिंक, जिंक धातु है। और ये जिंक धातु किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है। हम पहले ही बोले यदि कोई क्षारक याद नहीं हो, लेकिन कल हम टिप्स बताए हैं क्षारक क्या क्या है उसको पहचानने के लिए, बट यदि कोई क्षारक आपके दिमाग में याद नहीं आ रहा है तो एक क्षारक को हमेशा अपने जुबान पे बैठा करके रखिए। जिस तरह किसी का नंबर आप अपने होठों पे बैठा करके रखते हैं ना, जस्ट लाइक उसी तरह यहाँ एक क्षारक और एक अम्ल का नाम बैठा करके रखिए। वो क्षारक कौन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षारक ये है, और एक अम्ल का नाम आप लोगों को याद करना है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि कुछ दिमाग काम नहीं करने लगे और रिएक्शन में पूछ दिया गया है कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या बनेगा भाई, लेकिन कोई दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि अम्ल का फॉर्मूला, कोई फार्मूला ही याद नहीं है, कुछ भी नहीं याद है, तो आप लोग इस अम्ल को लिख लीजिए क्योंकि इसको याद रख लीजिए। और यदि क्षारक नहीं याद आ रहा है तो इस क्षारक को आप लिख दीजिए। अब जब कुछ ही नहीं आ रहा है तो बेस्ट है कि इसको लिख देने से हम लोगों का रिएक्शन यदि सही हो जाएगा तो नंबर तो मिल जाएगा ना। तो देखते हैं कोई धातु लिख दिए, वही क्षारक काम करते हैं कि वही क्षारक को हम लोग लिख देते हैं NaOH। ये एक तरह का क्षारक है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला भी है। या कास्टिक सोडा का हम लोग आगे डिटेल से भी इसको पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, बट इतना समझिए कि ये क्षारक है। इन दोनों के बीच में जब झगड़ा होगा तो ये भी अपने आप को एडजस्ट कभी नहीं करता है, अपने आप को एडजस्ट कभी नहीं करता, और इन दोनों के झगड़ा के फलस्वरूप प्रोडक्ट तो बनेगा कुछ न कुछ। तो प्रोडक्ट क्या बनता है वही देखते हैं कि ये जिंक जो है ये सोडियम के साथ मिल जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर देता है। कैसे, तो ये क्या हो गया, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस को वह रिलीज कर दिया। ये जिंकेट बनता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है या रासायनिक नाम होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट ये बनता है।
लेकिन आप गौर से देखिए, इस रिएक्शन को गौर से देखने के बाद कुछ सिमिलरिटी आप पाएंगे। सिमिलरिटी ये पाएंगे कि यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और अम्ल और धातु के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराए थे तो वहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। तो एक कॉमन फैक्ट आ गया कि जब किसी अम्ल को किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब वह हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है, और किसी क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी वह हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट ये याद रखना है कि जब धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हो सकता है कि कोई कोई धातु में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, हो सकता है कोई कोई धातु में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कोई कोई क्षारक के साथ जब धातु अभिक्रिया करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो सकता है, लेकिन कोई कोई क्षारक के साथ जब धातु रिएक्शन करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि क्षारक जो है जब रिएक्शन करता है किसी धातु के साथ तो वह हमेशा वह हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है। कभी कभी वह हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है और कभी कभी हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है। यही हुआ अम्ल और क्षारक या धातु और क्षारक के बीच में जब रिएक्शन होती है तब ये प्रोसेस होता है। तो इसको भी आप लोग समझ गए। एक पॉइंट इतना ही याद रखना था। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब कोई धातु कार्बोनेट कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, और धातु कार्बोनेट जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं पहले ताकि हम लोग थोड़ा अच्छा से समझ लें। धातु कार्बोनेट लिखते हैं हम लोग, कोई धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा। भाई क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है, आप लोगों को इतना लिख देगा, बोलेगा इस रिएक्शन को पूरा करें, या लैंग्वेज में लिख देगा कि जब कोई धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है। भाई कुछ तो बनता होगा ना, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ इतना याद रखिए, याद नहीं भी रखिएगा तो रिएक्शन यदि आप लोग करेंगे, एक दो बार रिएक्शन को बनाएंगे तो आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा। जब धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो ये बनाता है लवण। क्या बनाता है? लवण। लवण के साथ जब लवण बना देता है तब यह क्या करता है? जल भी बना देता है, और यहाँ पर जल भी बन जाता है, और जल के साथ एक गैस रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं धातु कार्बोनेट, लेकिन आप लोग ये समझ नहीं हो रहे होंगे कि धातु तो आप लोग समझ गए, अब कार्बोनेट क्या होता है। भाई कार्बोनेट यदि हम लोग समझ जाए तो हम लोग थोड़ा ये रिएक्शन लिखना आसान हो जाएगा। कार्बोनेट उसे कहते हैं जब CO में, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 जब 2 ऑक्सीजन हुआ तब ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, लेकिन जब इस ऑक्सीजन की मात्रा एक बढ़ जाए और CO3 हो जाए तब इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। किसी के धातु में कोई धातु इसके साथ जोड़ देंगे और CO3 लिख देंगे तो वह कार्बोनेट हो जाता है। क्या होता है? कार्बोनेट। देखते हैं हम लोग कि धातु कार्बोनेट लेते हैं। सबसे इजी धातु क्या है? तो सबसे इजी धातु तो सोडियम है भाई, तो सोडियम को लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट देखिए CO3 आया, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा और नहीं अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। अम्ल के साथ हम लोग अम्ल लिख दिए HCl, हम पहले बोल दिए कि कुछ नहीं याद आए तो HCl लिख देना अम्ल में। तो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर ये जो सोडियम है हमेशा क्लोरीन के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि क्लोरीन के साथ इसका गहरा रिश्ता है। तो हम लोग सोडियम क्लोराइड लिख देते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। प्लस में जल, जानते हैं कि जल बन रहा है और जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, तो हम लोग H2O लिख देते हैं भाई।
प्लस में एक और गैस रिलीज होता है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख दिए। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन आपका पूरा हो गया। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। सोडियम 2 है तो 2 लिख दिए, क्लोरीन कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3 बैलेंस हो गया। ये बैलेंस हो गया एक तरह से। तो ये बनता है जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तब। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या बनता है भाई। हम लोग यहाँ से मेन फैक्ट जो हम लोगों को ढूंढना है वह मेन फैक्ट नहीं निकल पाया। हम लोगों को मेन फैक्ट निकालना है। तो मेन फैक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बुझा हुआ चूना के साथ हम लोग रिएक्शन करा देंगे। देखते हैं उसको करा करके। जब कार्बन डाइऑक्साइड बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिएगा पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं जब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग। तो CaOH2 प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ रिएक्शन करेगा जल के प्रेजेंस पर तब क्या हो जाएगा कि ये जो है सो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस में जल बनेगा। जल जब बुझा, इसी को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला कभी पूछा जाता है। बुझा हुआ चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं संगमरमर। क्या कहते हैं, संगमरमर। और इसी संगमरमर को ताजमहल में लगाया गया है। जो ताजमहल है ना, उस ताजमहल में इसी संगमरमर के पत्थर को लगाया गया। तो इस संगमरमर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ताज बड़े बड़े मीनार यदि बनता है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। प्लस में ये जल भी रिलीज करता है, यानी पानी भी बनता है। तो ये हुआ प्रोसेस जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब। बट जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा अम्ल के साथ तब क्या बनेगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, अम्ल के साथ, तब क्या होगा, अम्ल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो जस्ट लाइक वही बनेगा, सेम टू सेम जो बन रहा था धातु कार्बोनेट के साथ वही। यहाँ भी क्या बनेगा, तो यहाँ भी लवण बनेगा, प्लस में जल बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वही सेम का सेम बनेगा वही। हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो धातु हम लोग लिख लेते हैं सोडियम HCO3, प्लस में अम्ल लिख लेते हैं, अम्ल जानते हैं HCl होता है। इसको हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं। जब रिएक्शन करेगा हम जानते हैं कि Na जो है सो Cl के साथ रहता है, तो NaCl लवण बन गया। प्लस में जल का फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है भाई, जल बन गया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जस्ट वही चीज बना जब कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब ये बन गई। तो ये रहा धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये सारा चीज़ बनता है। अब हम लोग धातु और क्षारक के बीच में लड़ाई करते हैं। देखते हैं कि धातु और क्षारक को एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के दौरान देखते हैं क्या बनता है। बहुत धातु और क्षारक पढ़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में हम लड़ाई करके देखते हैं कि उन लोगों में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं हम लोग। कोई अम्ल और कोई क्षारक जब एक दूसरे के साथ लड़ाई करेगा तब क्या बनेगा भाई, अम्ल और क्षारक
एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा। ये दोनों अपने आप में बहुत अपने आप को बिस्मा खां समझ रहा था, लेकिन हम लोग अब इन दोनों के बीच में झगड़ा करवाते हैं और झगड़ा करवाने के बाद देखते हैं क्या बनता है, कुछ तो बनता होगा। हम देखें कि कभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा था, कभी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा था, तो कभी अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा था और कुछ न कुछ बना ही देता था। लेकिन ये अम्ल और क्षारक में जो दोस्ती है, इन दोनों के बीच में दोस्ती का राज हम लोगों को पता करना है कि जब धातु और अम्ल में हम लोग देख लिए क्या बना, लेकिन जब अम्ल और क्षारक में जब अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा, कुछ तो बनेगा ना। तो देखते हैं कि जब अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अम्ल को। तो अम्ल का एक फार्मूला हम लोग के जुमा पर बैठा है HCl। क्षारक का फार्मूला जो हम लोगों के जुमा पर बैठा है NaOH। इसी को लेते हैं सबसे सिंपल फॉर्मेट। सबसे सिंपल फॉर्मेट लिए हैं। जब सबसे सिंपल फॉर्मेट लिए, यहाँ भी हम लोग देखें कि यहाँ सोडियम है और ये सोडियम हमेशा क्लोरीन के साथ ही अपना रिश्ता रखता है। हमेशा किसके साथ अपना रिश्ता रखता है? तो क्लोरीन के साथ। तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। अब बच क्या गया? एक हाइड्रोजन यहाँ बच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन बच गया, तो 2 हाइड्रोजन लिख दिए। और क्या बचा? तो ऑक्सीजन, तो हम लोग ऑक्सीजन लिख दिए। जब ये रिएक्शन पूरा हुई तो ये तो हम लोगों को जाना पहचाना चीज़ लग रहा है और ये भी जाना पहचाना चीज़ लग रहा है। दोनों जाना पहचाना लग रहा है ना। जाना पहचाना ये है कि इसका नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम लोग कहते हैं लवण। क्या कहते हैं? लवण। और इसका नाम क्या है? जल, वाटर, यानी इसी को हम लोग कहते हैं जल। तो एक फार्मूला हम लोगों को रिएक्शन यहाँ पूरा हो गया कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो लवण बनता है और जल बनता है। क्या बनता है? तो लवण बनता है और जल बनता है। और इस तरह के रिएक्शन को आप पूरा करके रखिएगा और पूरा कीजिएगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो ये समझ में आ गई कि अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? तो लवण बनाता है और जल बनाता है। अब एक चीज़ हम लोग और समझते हैं कि जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है? धातु ऑक्साइड, यहाँ हम लोग पूरा लिख लेते हैं इसको, लवण प्लस जल। अब हम लोग एक चीज और समझते हैं कि धातु ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ तब क्या बनता है? इसको हम लोग पूरा लिखेंगे, लेकिन पूरा करने से पहले हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं, वहीं से हम लोगों को मिल जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिएक्शन में जिस तरह लिखा जाएगा उसी को हम लोग यहाँ बैठा देंगे। हम लोग उतना रट थोड़े ना पाएंगे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अभी तो आप लोगों के बुक में बहुत कम रिएक्शन दिया हुआ है। जब 11th-12th कीजिएगा तो एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा रिएक्शन ही आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो आप यहीं से रटने का आदत बना दीजिएगा, तो फिर वहां आप लोगों को दिक्कत होगा ना। इसलिए जो बनेगा उसको फार्मूला से ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि वो क्या बन सकता है। देखते हैं कि धातु ऑक्साइड हम लोग लिख देते हैं, कोई Na2O धातु ऑक्साइड लिख दिए। यहाँ वाला हम नीचे लिख रहे हैं रिएक्शन को, तो Na2O इसको किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिए। अब देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर देखते हैं कि Na आ गया भाई और यहाँ Cl है। जब भी Na और Cl आ जाएगा इसको एक साथ कर देना है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे NaCl। NaCl आ गया। प्लस में क्या है बच रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन बच रहा है, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ अनि ये जल बन रहा होगा। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन रहा है तो जल बन रहा होगा। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। यदि बैलेंस हो जाएगा तो समझेंगे रिएक्शन सही है, नहीं होगा समझेंगे गलत है रिएक्शन। देखते हैं बैलेंस करके। बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हम 2 से कर दिए। यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 से कर दिए। तो 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ये बैलेंस हो गया। तो एक तरह का ये सही निकल गया कि ये रिएक्शन सही है। यहाँ तक हम लोगों को पता चल गया। लेकिन ये देखिए बन क्या रहा है, तो इसका नाम तो हम लोग जानते हैं कि लवण है और इसका नाम जानते हैं कि जल है। तो वही हुआ कि जब कोई धातु ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा, तो लवण बनेगा प्लस में जल बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। तो ये रिएक्शन हुआ धातु ऑक्साइड के साथ। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में हम लोग जहाँ से आज ड्रॉप किए हैं वहीं से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती होगी या अच्छा लगता होगा, कुछ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होता होगा, कुछ एडवांटेज मिलती होगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बगल में बेल आइकन भी है उसको भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।